नमस्कार। सभी विज्ञान प्रेमियों को मेरी तरफ से इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन द रोल ऑफ म्यूज़ियम इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे भारतवर्ष में 27 साइंस सेंटर्स म्यूज़ियम खोले हैं, जिसमें से रीजनल साइंस सिटी एक है। और लखनऊ में यूपी स्टेट म्यूजियम इन जूलॉजिकल म्यूजियम लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का और पैलेंटोलॉजिकल म्यूजियम देखने वाला है। मैं सभी विज्ञान प्रेमियों को बोलूँगा एक दफ़े समय निकाल के इसको अवश्य देखें। आइए आज के टॉक विषय को लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इश्यूज एंड कंसर्न। आइए इसकी बात अगर हम करें तो क्या इश्यूज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम स्लाइड्स पे नज़र डालें तो ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, पोल्यूशन, डिजीजेज, अनसेफ फूड एंड वाटर, वेस्ट का होना, लैंडफिल्स, बायोमैग्निफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम्स, ये सारे कारण हैं जो किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई कंजम्पशन रेट एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से मेरा ताल्लुक़ है फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स का। व्हेन दैट एक्सीड्स द कंजम्पशन एक्सीड्स द नेचुरल रिप्लेसमेंट्स, environment degradation occurs. What are the basic causes of natural environmental degradations या environmental problems? इसमें population growth, unsustainable resources का यूज़ होना, poverty and प्रकृति के प्रति मानव का अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करना विकास के लिए। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन जो मुख्य समस्या है। वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन एन एक्सपोनेंशियल एज। एक्सपोनेंशियल का मतलब यहाँ मेरा ये कहने का है कि 2 मिलियन ईयर्स में हार्डली हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन हो पाई, लेकिन पिछले 200 सालों में ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करके और 6 बिलियन पहुँच गई है। और ये सारा जो ग्रोथ हुआ है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आया है। आइए ज़रा इसको ज़रा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की बर्थ या एज 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी और वी ह्यूमन अपीयर्ड ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर्स अगो। और 1 बिलियन पॉपुलेशन टेबल में अगर नज़र डालें तो 2 मिलियन ईयर्स में 1 बिलियन पॉपुलेशन हुई, लेकिन ये पॉपुलेशन उसके बाद हार्डली 200 सालों में, दैट इज़ पीरियड बिटवीन 1800 टू 2080, the human population increased from 1 billion to 6 billion। और इसके जो एक बिलियन ऐड होने का समय था, शुरू में 130 साल था, फिर 30, फिर 15, फिर 12 साल में 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐड हो रही है। आज की तारीख में 2020 में हम 7.8 बिलियन हैं एंड ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2050 में 9 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं जाके इस सदी के अंत में 2100 में स्टेबलाइज होगी। हमारी चिंता का विषय ये है कि हम लोग चाइना के बाद सेकंड इन ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन में है और हमारा शेयर 17.5% है। और अगर हम इसका पॉपुलेशन ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है और इसके इम्पैक्ट्स पे नज़र डालें स्लाइड पे, तो प्रोजेक्शंस में जो ख़ास बातें हैं, करीब 2.2 लाख पीपल पर डे टेक्स बर्थ एंड दे आर एडेड टू द पॉपुलेशन। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो 4 सालों में यूएस के बराबर एक पॉपुलेशन ऐड हो जाती है। और इस तरह से वी प्रिज्यूम दैट बाई 2050 9.2 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी विद ए रेट ऑफ डबलिंग रेट ऑफ 40 ईयर्स। है क्या इसका इम्पैक्ट एंड रिजल्ट्स? हाई रिसोर्स कंजम्पशंस, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूज पोल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड वाटर सप्लाईज आर ऑल्सो अफेक्टेड। अगर हम इसको थोड़ा देखें कि जब हम इतना पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और नेचर पे दबाव पड़ रहा है, तो एक रीज़न होता है, वी कॉल इट व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, वी कॉल इट इकोलॉजिकल ओवरशूट। And presently, humanity is consuming over 25% more natural resources which Earth can regenerate.
तो यहाँ पे ये जो सिलसिला है, इसके लिए मुझे गांधी जी का कोट बहुत अच्छा याद आता है, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। गांधी जी कहते हैं, नेचर हैज़ इनफ फॉर ह्यूमंस नीड बट नॉट इनफ फॉर ह्यूमंस ग्रीड। ये जो मानव का ग्रीड का सिलसिला है, हम लोगों ने प्रकृति में पहले बहुत विविधताएं आती थी, सूखा पड़ता था, अनाज नहीं होता था, खाद्यान्न की समृद्धि के लिए हमने दूध की क्रांति में वाइट रिवोल्यूशन देखा, प्रोटीन के लिए मत्स्य पालन में ब्लू रिवोल्यूशन देखा, और 60s में हम लोगों ने बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन भी देखा। आज हमारा देश खाद्यान्न के मामले में समृद्ध है, हम बाहर के देशों को भी खान देते हैं। लेकिन इससे एक अनूठा रिवोल्यूशन जो नज़र डालें वो है ग्रीड रिवोल्यूशन। व्हाट इज़ ग्रीड रिवोल्यूशन? इसको समझने की कोशिश करें तो पूरी ग्लोबल सोसाइटी पुअर एंड रिच में डिवाइडेड है, एंड देयर एग्जिस्ट ग्रॉस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो 41 पुअर कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $300 से भी कम है, जबकि 41 डेवलप्ड कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 14,500 है। करीब करीब आप अगर इसको समझें तो ये बहुत 5 गुना है करीब। और अगर जीएनपी देखें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इथियोपिया जैसे कंट्री का $120 है, और यूएसए का इसका 150 गुना अप्रॉक्सीमेटली $20,910 है। सो व्हाट इज हैपनिंग? एक्चुअली 15 to 20 टाइम नेचुरल रिसोर्सेज आर needed to raise a child in a USA like countries जो डेवलप्ड हैं than the developing countries। हमारे पर प्रेशर क्या है? इंडिया हैज 17.7% of world population and we have only 2.4 total land area, and this is how we are facing heavy pressure on natural resources। आइए एक जरा ग्लोबल आउटलुक देखते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का एक नज़रिया डालते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज, वेल्थ, पोल्यूशन पे है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो रेड से डेवलप्ड नेशंस हैं, येलो से डेवलपिंग नेशंस हैं। तो अगर हम देखें तो 18% ऑफ पॉपुलेशन जो डेवलप्ड कंट्रीज की है, और उनका पॉपुलेशन ग्रोथ 0.1% है, उनका वर्ल्ड की 85% वेल्थ और इनकम पे कब्जा है, और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो 88% पे कब्जा है, एंड दे कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द पोल्यूशन एंड वेस्ट। वेयर एज वी डेवलपिंग कंट्रीज जो येलो से दिखाया गया है, उनकी पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 5 गुना है, 82%। हमारी ग्रोथ रेट जो है 15 गुना है, 1.5%, बट वी होल्ड वेल्थ एंड इनकम ओनली 15%, उनका 1/5 हिस्सा। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें वो भी करीब करीब उतना है, हार्डली 12%। एंड वेस्ट और पोल्यूशन के मामले में हम लोग उनसे कम करते हैं। तो ये ग्रास इनइक्वालिटी है नेचुरल रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन को लेके। हो क्या रहा है? पॉवर्टी की वजह से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक नज़रिया डालते हैं कैसे हार्मफुल इफेक्ट्स पॉवर्टी के हैं, जिसकी वजह से उनको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रही। इस टेबल पे अगर हम नज़र डालें तो राइट साइड पे पॉपुलेशन कितनी, उनका परसेंटेज, उनको क्या क्या चीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर हम गौर करके देखें तो 2.6 बिलियन पीपल, दैट इज़ 39%, उनको एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। 30% पॉपुलेशन ग्लोबल 2 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, जिनको इनफ फ्यूल नहीं है हीटिंग एंड कुकिंग के लिए, एंड 2 बिलियन दैट इज़ 30% को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 1.1 बिलियन 16% को क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर नहीं है पीने को, और अगर 1.1 बिलियन दैट इज़ 16% की बात करें, उनको एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं है। 1 बिलियन 15% को एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, और करीब करीब 0.84 बिलियन 13% को खाना ही नहीं है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो हो क्या रहा है? इसकी वजह से बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। 1.8 बिलियन चाइल्ड डाई पर डे, 1.5 बिलियन पीपल आर malnourished, एंड अगर हम नज़र डालें तो 18,000 पीपल डाई पर डे, जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, ओनली बिकॉज ऑफ हंगर। एंड लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की वजह से 4 बिलियन डेथ्स होती हैं ड्यू टू डायरिया, एंड 1.5 मिलियन की डेथ पर ईयर पाई गई है। ये नज़रिया था इसका। आइए ज़रा हम लोग अर्थ के दूसरे पर्सपेक्टिव पे नज़र डालें। हम लोग अर्थ को मदर अर्थ कहते हैं। वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर, ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, एनर्जी,
नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज एंड ऑब्वियसली रहने को घर। लेकिन हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट में बहुत पोल्यूशन हो रहा है एंड harmful substances and products are added into environment, that is in water, air and soil. अगर हम नज़र डालें वाटर पोल्यूशंस पे, तो जो मेन इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सीवेज, डोमेस्टिक वेज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। एंड एक और फिनोमिना है ऑयल स्पिल्स का। एक्सीडेंटल जब केसेस होते हैं तो समुद्र में ऑयल फैल जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स, एक्वेटिक और एक्वेटिक एनिमल्स की मॉर्टेलिटी हैवी होती है। प्लास्टिक पोल्यूशन का जिक्र करते हैं, गवर्नमेंट ने भी सिंगल यूज़ फॉर प्लास्टिक पे अपना नियम निकाला है। लेकिन अगर नज़र डालें, ये थोड़ा पुराना डाटा है, इंडिया जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली 56 लाख टन ऑफ प्लास्टिक वेट्स पर इनम, और उसमें से 60% रिसाइकिल के लायक होता है और 40% रिसाइकिल हो ही नहीं सकता है। और अगर इस प्लास्टिक का जिक्र करें तो इसमें 4 मेट्रो सिटीज़ का मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये है न्यू दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई। 40% जो अनट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट है वो यहीं से आ रहा है, जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। नज़र अगर डालें तो कितना कितना इन सिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ गिवन इन द पिक्चर। प्लास्टिक पोल्यूशन के बाद आइए हम लोग 2 कंसेप्ट्स की बात करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का। This concept was introduced by William R.M. Beckme 1992 में, और actually ecological footprint is a performance measure of biocapacity to provide natural resources and absorb waste. The size of ecological footprint vary from country to country and obviously from person to person. Ecological footprint का impact क्या है? Global ecosystem have limited natural resources, जिसको हम कैपेसिटी कहते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ वाटर, फूड, सोलर एनर्जी एटसेट्रा। व्हेन ए पॉपुलेशंस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्सीड्स बायोकैपेसिटी, ऑब्वियसली देयर अकर्स बायोलॉजिकल रिसोर्स ओवरशूट, एंड व्हेन द रिसोर्स कंजम्पशन एक्सीड्स बियॉन्ड द अर्थ्स कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अकर्स। आइए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या है। तो अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स में देखें तो यूएस का शेयर 25% है, यूरोपियन नेशंस का 19%, चाइना का 18%, इंडिया का बहुत मीगर 7% है और जापान का 5%। अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखें हेक्टर पर पर्सन, तो यूनाइटेड स्टेट्स का 9.7, यूरोपियन यूनियंस का 4.7, चाइना 1.6, इंडिया का 0.8, बहुत कम है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का ये थोड़ा पुराना डाटा है। हम लोग 25% हायर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और अगर ये डाटा जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड ग्लोबल फुटप्रिंट का है, उनका मानना है कि हमको 2 प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी बाय 2050। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की जो अभी की नज़रिया है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रेजेंट लिविंग स्टाइल के हिसाब से अमेरिकन नीड 5 प्लैनेट्स टू सपोर्ट देयर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल, एंड यूरोपियंस नीड 3 प्लैनेट्स एंड कैनेडियन नीड्स 3.5 प्लैनेट्स। बट प्लैनेट तो एक ही है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल्स को बदलना पड़ेगा सो दैट हम इसको ठीक से यूटिलाइज कर सकें। आइए एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कार्बन फुटप्रिंट, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय मॉस एट ऑल 2008 एंड उसको बाद में अमेंड किया था वीडमैन 2009 में। कार्बन फुटप्रिंट इज एक्चुअली द ओवरऑल अमाउंट ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो बाहर निकलती हैं, एनवायरनमेंट में आती हैं, और किन किन एक्टिविटीज़ से कार्बन फुटप्रिंट होता है। एक्चुअली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में प्लेन, कार, ट्रेन्स वगैरह हैं, फॉसिल फ्यूल के जलने से पेट्रोल, डीजल, कोल एट्सेट्रा, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सी, उनसे निकलता है। हम लोग घर में अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में हीटिंग एंड कूलिंग टावर्स होते हैं, जिनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा CO2 बाहर निकलता है। आइए इसके ग्लोबल पिक्चर पे नज़र डालते हैं कि CO2 एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, इसमें किस कंट्री का कितना शेयर है। तो हाईएस्ट शेयर गोज़ टू चाइना, दैट इज़ 23.3%। नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स 18.11%। इन यूनाइटेड स्टेट्स 11% यूके में, 10% यूके में है, और इंडिया का तो बहुत कम है, 1.5%
टन्स इन यूके। और इसी से जुड़ा एक टर्म है कार्बन क्रेडिट। मैथमेटिकली 1 carbon credit is equivalent to preventing the emission of 1 metric ton of CO2 into the atmosphere. In carbon trading, a country is given carbon credit for every metric ton of CO2 that it does not allow to go into the atmosphere. आइए कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बाद एक नज़र डालते हैं। अजीब सी एक आदत हम लोग में शुमार हो गई है, इसको हम वेस्ट टॉक्सिकेशन कहते हैं। वेस्ट की ये आदत है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन ये क्या एक शौक आ गया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ड्रिंक्स का हम लोग का लेना। रिसर्च बताती है यूके में 14 मिलियन लीटर पर ईयर सॉफ्ट ड्रिंक्स का कंजम्पशन है, और जो वीमेंस प्रेग्नेंट होती हैं अगर वो इसको 83% से ज़्यादा कंज्यूम करती हैं तो उनमें सियाटिक हार्ट डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी रहती है दैन दोज जो नहीं इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि जीवन जो है 2 चीज़ों से मिल के बना है, जीव और वन। ऐसा नहीं है जो वन हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग उनको काटते जाएं तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होंगी। आइए एक और हम लोग की बड़ी पुअर हैबिट है, इसको हम लोग को सुधारना होगा। इसको हम ईस्ट टॉक्सिकेशन कहते हैं, जिसमें कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि का कंजम्पशन जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर के वातावरण को दूषित करता है और कैंसर जैसे रोग को जन्म देता है। 2 कंसेप्ट्स और यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। व्हाट इज हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स? इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। एक्चुअली 2006 में न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन ने ये कंसेप्ट दिया था, एंड दिस इंडेक्स इज वेड टू गिव प्रोग्रेसिवली हायर स्कोर टू द नेशंस जिनका लोअर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स होता है, एंड HDI दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होता है। ऐसी ही कंट्रीज़ को हम HPI हाई प्लैनेट इंडेक्स देते हैं। टेबल पे अगर हम नज़रिया डालें तो 1-2 नंबर पे छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीन से दिख रहे हैं। 3 तरह के कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो अगर हम देखें 1 और 2 नंबर पे कोस्टा रिका एंड डोमिनिका है, इनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 2.3 एंड 1.5 है और इनका HPI इंडेक्स बहुत अच्छा है, 76 एंड 71%। इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में है, इंडिया 35 रैंक है इसकी, और हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 0.9 बहुत कम है, ग्रीन से दिख रहा है। और अगर इसका जो HPI इंडेक्स करें 53 पे, अगर हम डेवलप कंट्रीज़ पे नज़र डालें तो नीदरलैंड, UK, USA क्रमशः अगर देखें तो इनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारे से 5 गुना ज़्यादा है। नीदरलैंड का 4.4, USA का UK का 5.3, USA का 9.4। अगर इनका HPI इंडेक्स हम लोगों से बहुत कम है, क्रमशः 50.6, 43.3 एंड 30%। ये तो रही HPI इंडेक्स की बात। इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। एक्चुअली भूटान के 4th किंग जिग्ने सिंगवे वांगचुक थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। इट इज़ अ मेजर थ्रू साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मीन ए कंट्रीज हैप्पीनेस। इट इज़ जस्ट लाइक रेफरेंस टू GDP। इट इज़ एक्चुअली सब्जेक्टिव, मोर क्वालिटेटिव, इसमें क्वांटिटेटिव का कोई रिश्ता नहीं है। इस GNH के असेसमेंट के 4 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे ये निर्धारित होता है। 1 इज़ गुड गवर्नेंस, 2nd सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड ऑब्वियसली इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। भूटान की इस फिलॉसफी का अध्ययन पूरा 9 डोमेन एंड 33 इंडिकेटर्स पे हुआ, जिसके मुख्य कंपोनेंट हैं इकोलॉजी, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, कम्युनिटी वाइटलिटी, साइकोलॉजिकल वेलबींग, कल्चर, एजुकेशन, टाइम एंड गुड गवर्नेंस। एक्चुअली एजुकेशन में जब हम इनको समावेश करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बिहेवियर, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल पर भी पड़ता है, एंड लाइफ स्टाइल विद हायर हैप्पीनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड environmental conservation will produce good gross national happiness। भूटान काफ़ी अच्छा है। आइए ज़रा इस नज़रिए डालें टेबल पे, किस कंट्री का GNH कितना है। फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकंड पे स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा सा कंट्री है, 8 मिलियन पीपल्स का, वहाँ से 25 नोबेल लॉरेट निकले हैं। आप समझिए वहाँ का ओवरऑल
हैप्पीनेस एंड एनवायरनमेंट कितना अच्छा होगा। और अगर हम इस पे नज़र डालें तो यूएस 108 पे है और इंडिया 118 पे है। हमें चिंतन की आवश्यकता है, हमारा जीएनएच इतना कम क्यों है? तो इसका मेन कारण है 40% पॉपुलेशन का होना, जिसकी वजह से वी आर हैविंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, वीक जेंडर इक्वलिटी, हैवी नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना एंड वाटर का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पर ईयर, जिसकी वजह से हमारा जीएनएच बहुत कम है। एक्चुअली इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द इन्वायरमेंट। कैसे सेव करेंगे? हमें प्रकृति से सीखना पड़ेगा। देयर आर 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नेचर हैज सस्टेन्ड इटसेल्फ for billion of years by using solar energy, biodiversity, population regulation and nutrient recycling. We have to learn lesson from nature and apply these on our lifestyle and economies. और इसमें से मेन होगा रिलायंस ऑन सोलर एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करना एंड पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना। आइए इसको हम कैसे आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, जिसको हम ग्रीन रेमेडिएशन कहते हैं। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड अप्रोचेस टू क्लीन एनवायरनमेंट। इसके कोर एलिमेंट्स हैं एनर्जी के मामले में वी हैव टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशिएंसी, यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मोर। फॉर वाटर, मैनेज एंड प्रोटेक्ट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। लैंड एंड इकोसिस्टम के मामले में वी हैव टू प्रोटेक्ट लैंड रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। And for material and waste, we have to reduce material consumption and waste generation and use recycle and local material and purchase environmentally preferred products. हमें क्या एम्फेसिस करनी है जिससे हम सस्टेनेबल की तरफ जाएं? हमें सस्टेनेबिलिटी के प्रयास करने होंगे। पोल्यूशन प्रिवेंशन का ध्यान देना होगा, पोल्यूशन क्लीनिंग की जगह वेस्ट प्रिवेंशन पे एम्फेसिस देनी होगी रादर देन बर्निंग एंड वेस्ट डिस्पोजल। प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स करेंगे रादर देन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज। इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन पे जोर देंगे, ना कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। हम लेस रिसोर्स वेस्ट करें रादर देन इंक्रीजिंग रिसोर्स यूज। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के साथ। एंड लास्टली हमें अपनी नेचुरल कैपिटल को भी बचाना पड़ेगा, उसको जिस हिसाब से खर्च कर रहे हैं इस पर सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। In the last, I would like to thank Regional Science City for giving me this opportunity to share my views on environmental degradation. My message to all of you is that the corona lockdown has taught humanity a lot. We can live with minimum resources without greed, and hence the mother, that is biosphere, we also allowed to survive. सहजीवन में ही जीवन संभव है। धन्यवाद।